OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Experts. So I am here for you. We were studying interference of light in our previous session, where we studied what is interference of light, where we studied two types of interferences, and that is constructive interference of light and destructive interference of light. And for the constructive and destructive interference of light, there were certain conditions that the sources should be coherent and their wavelength should be constant. So we studied what are the coherent sources, what are non-coherent sources, what is the condition of same wavelength or equal wavelength. Today we will discuss that what if we are not taking coherent sources, and what if we will take the coherent sources. What is the advantage of taking coherent sources and what is the disadvantage of not taking coherent sources, right? So this we are going to study. So let's start today's session. Interference of light, part 2. Interference of light, part 2. Okay, so first session was just like introduction. ये भी एक इंट्रोडक्शन ही का सेशन होगा जिसमें हम थोड़ा और आपको समझाएंगे इंटरफियरेंस के बारे में. तो हमने कहा कि हम इंटरफियरेंस ऑफ लाइट में कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई कोहेरेंट सोर्सेज. आज आपको इसका आंसर मिलेगा, व्हाई कोहेरेंट सोर्सेज. ओके, तो एक वेव ये है y1 जो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके इससे टकराई, और एक ये वेव है y2 जो x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी और इस पार्टिकल p पे टकराई. पोजीशन जो है p है, दोनों जहां पे टकराई वेव्स, ओके, जहां पे सुपर इम्पोज हुई. y1 की इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1, राइट, और y2 की इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2. ओके, फॉर कोहेरेंट सोर्सेज दिस ओमेगा इज कांस्टेंट हियर. भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तभी कोहेरेंट सोर्सेज होंगे. ठीक, जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी. सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स होंगी तभी वो कोहेरेंट सोर्स होंगे, राइट. तो ओमेगा इज कांस्टेंट. ओके, अब वाई आर जो आएगा, जो हमारा, वो क्या होगा, रिजल्टेंट. इनका जो रिजल्टेंट वेव होगी दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2. ओके, अब अगर हम इनका फेज डिफरेंस निकालें, फेज डिफरेंस क्या होगा, तो ये कांस्टेंट आना चाहिए, है ना. कोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए. फेज डिफरेंस क्या होगा, ये फेज है, ये फेज है, x2 बड़ी डिस्टेंस है तो ये बड़ा होगा. ठीक, तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं, ओमेगा t प्लस kx2 माइनस ओमेगा t प्लस kx1. तो फेज डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करते हैं. तो फाई कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, के x2 माइनस x1. ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, जहां पे k क्या है, हियर k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. ठीक, लैम्डा ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है. सो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू के की जगह पे हमने 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दिया, और x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं. और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, और इसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस. दोनों के पाथ अलग अलग है ना, तो पाथ डिफरेंस बोल दिया दोनों को. ठीक, अब ये कांस्टेंट वैल्यू होगी. अब यहाँ पे जो फाई होगी, फेज डिफरेंस होगा, वो कांस्टेंट मिलेगा हमें, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेरी नहीं करेगा, है ना. वेरी जब नहीं करेगा तो स्क्रीन पे जो हमें पैटर्न मिलेगा
वो फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने कि ब्राइट फ्रिंज मिल रही है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे ब्राइट ही फ्रिंज मिलेगी। क्या होता ब्राइट फ्रिंज हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो कि इसका फायदा क्या हुआ कांस्टेंट फेज डिफरेंस का, कि जो जहां पे पैटर्न मिलेगा, यहाँ ब्राइट मिल रहा है, यहाँ डार्क मिल रहा है, यहाँ ब्राइट मिल रहा है, तो वो फिक्स्ड होगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि वेरी करे टाइम के साथ या किसी भी चीज के साथ वेरी करे, ऐसा नहीं। तो ये फायदा है कोहेरेंट सोर्सेज लेने का। ये फायदा है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, जो हमने देखा भी था पिछले सेशन में कि फेज डिफरेंस जब कांस्टेंट हो गया तो फिक्स जो पैटर्न है वो फिक्स हो गया, वो वेरी नहीं करेगा। जो इंटरफियरेंस का पैटर्न हम लेंगे, जो किसी स्क्रीन पे हम देखेंगे इंटरफियरेंस, वो फिक्स होगा, वो ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कि इफ वी आर टेकिंग द नॉन कोहेरेंट सोर्सेज then what? Let's see. Okay, so now what we are going to see, if sources are taken non-coherent or non-coherent sources are taken, then what? ठीक, तो सेम है कि ये y1 वेव है, सी पार्टिकल से यहाँ पे आके टकराई पॉइंट P पे, और ये y2 है, y1 y2, ठीक, यहाँ पे P पे दोनों स्ट्राइक हुई। इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका a2 है, और y1 की इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1, और y2 की इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। अब फर्क क्या हुआ, इस बार फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, इसकी ओमेगा 1t है, इसकी ओमेगा 2t है, मतलब नॉन कोहेरेंट सोर्सेस है, राइट, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। तो अब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम। फेज डिफरेंस, राइट, फेज डिफरेंस फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू ओमेगा 2t माइनस प्लस kx2 माइनस ओमेगा 1t प्लस kx1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस kx2 माइनस x1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस k डेल्टा x। अब यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। पहले वाले केस में क्या था कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, है ना, ये कैंसिल आउट हो गए थे ओमेगा टी, पर यहाँ पे ये टाइम पे डिपेंड करेगा। यानी जो पैटर्न आपको मिलेगा, जो पैटर्न मिलेगा यहाँ पे अगर ब्राइट मिल रहा है तो विद द टाइम हो सकता है कि ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे डार्क मिलने लगे और फिर ब्राइट मिलने लगे, तो फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस इज द ड्रॉबैक why we are taking the coherent sources. This is the drawback. इसी वजह से हम नॉन कोहेरेंट सोर्सेज को प्रिफर नहीं करते। Why we take the coherent sources? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है उनका वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। अगर फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा तो पैटर्न भी चेंज होता रहेगा। डेल्टा एक्स फाई की वैल्यू चेंज होगी, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस है यहाँ पे, फाई फेज डिफरेंस है। ओके, सो इट विल वेरी विद द टाइम। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, अब इनकी इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, राइट, कि इंटेंसिटी क्या होगी, या फिर एम्पलीट्यूड की बात कर लें, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इनका, ये देख लेते हैं। अगर हम दो वेव्स हैं हमारे पास, ठीक, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और हमें yr मालूम है कि इनका रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगी, दोनों का समीशन y1 प्लस y2, यानी a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। अगर दो वेव्स हैं हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज से, तो ये क्या हो जाएगी, yr की इक्वेशन a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस a2
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक, अब यहाँ पे दो वेव्स हैं, एक ये है A1 और एक ये है A2। ठीक, एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, और दोनों का वेक्टर सम कर दिया गया है। तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? AR, है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? AR। और हम कैसे निकालते हैं वेक्टर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर? AR इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अगर इनके बीच का एंगल फाई है तो A1 A2 cos फाई, है ना। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। AR इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हम वेव की इक्वेशन भी दे सकते हैं क्या, कि इसकी वेव की इक्वेशन क्या होगी, निकाल सकते हैं। अगर ये हम मान लें थीटा एंगल है, ठीक, तो वाई आर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई आर इज इक्वल टू A1 की जो इक्वेशन है उसमें थीटा और जोड़ दें ना, जो A1 की से थीटा बड़ा है, ये AR जो है थीटा ज्यादा है, तो A1 की इक्वेशन क्या? A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1। सो A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1 प्लस थीटा, ये हो जाएगी। और A1 की जगह क्या हो जाएगा? AR, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो YR की इक्वेशन क्या हो जाएगी? AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1, ये A1 हो गया प्लस थीटा, तो ये YR की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। अगर थीटा निकालना है हमें तो थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा ये भी हम पता कर सकते हैं, हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है। ठीक, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? A2 साइन थीटा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस थीटा, ये थीटा हो जाएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी टेन थीटा से। ओके, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये रिजल्टेंट वेवफॉर्म की इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी हमें पता चल गई, राइट। सो अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा। इंटेंसिटी क्या होती है? आई, किसी वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यही होती है ना। तो इंटेंसिटी की बात करते हैं। ओके, सो हमने अब तक क्या पढ़ा कि अगर हमें कोई वेव मिल रही है रिजल्टेंट वेव, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, हमने ये पढ़ा। ठीक, और रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन भी हमने निकाली, YR इज इक्वल टू AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने मानी कि tan थीटा इज इक्वल टू A2 साइन थीटा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस थीटा। अब अगर हमें इस वेव का इंटेंसिटी भी पता करनी हो, तो इंटेंसिटी क्या होती है? I प्रोपोर्शनल टू 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी रो। अब एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, वी वेलोसिटी, रो डेंसिटी। अब जब सेम मीडियम है, ठीक, तो डेंसिटी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी क्योंकि कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि सेम मीडियम है, और डेंसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? ए स्क्वायर के, है ना।
आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ए स्क्वायर के, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब देखो एक ये वेव है और ये दूसरी वेव है y2, ये y2 है, ये y1 है। y1 जो है इसको हम i1 इसका क्या होगा, के a1 स्क्वायर, और इसके लिए इंटेंसिटी y2 के लिए i2 क्या होगी, के a2 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू के ए आर स्क्वायर, ये रिजल्टेंट, राइट। आई आर इज इक्वल टू के ए आर स्क्वायर। अब पुट कर देते हैं ये वैल्यू, ए आर स्क्वायर हमने मालूम है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, राइट। ए आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आई आर अपान के, है ना, यहाँ से ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर अपान के, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू इसकी, आई आर अपान के इज इक्वल टू a1 स्क्वायर की जगह पे i1 अपान के, सिमिलरली a2 स्क्वायर की जगह पे i2 अपान के प्लस 2। अब a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई अपान के, अंडर रूट i1 अपान अंडर रूट के लिख सकते हैं, अपान अंडर रूट के, अंडर रूट i1 अपान अंडर रूट के, और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट i2 अपान अंडर रूट के cos फाई, राइट। तो आई आर अपान के इज इक्वल टू के i1 अपान के प्लस i2 अपान के प्लस 2 बाई के अंडर रूट i1 i2 cos फाई, ये हो जाएगा, के विल बी कैंसिल आउट, सो आई आर इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी इस वेव की, ठीक। एम्पलीट्यूड हमें पता चल गया और इंटेंसिटी भी हमें पता चल गई, जब इंटरफियरेंस के बाद, सुपरपोजिशन होने के बाद दोनों वेव्स की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होगी, दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ओके। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस समझेंगे हम, ठीक, कि क्या क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए ए आर, जो एम्पलीट्यूड है और जो इंटेंसिटी है, ये सब मैक्सिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम कब होंगे, जब cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई मैक्सिमम कब होगा, 0 पे, है ना, जब 0 डिग्री होगा या इसके आगे की जो वैल्यूज हैं। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए ये सारी क्वांटिटीज मिनिमम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। सो इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। So right now I would like to wind up my session over here. Hope you enjoyed the session. So don't miss the next session where we will discuss about constructive and destructive interference, and if the time will allow, then we will also discuss about Young's double slit experiment. So now I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time.